सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड भैया का सिद्धांत है ये। जेपी गिलफोर्ड भैया जिन्होंने आपके अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन पर सबसे ज्यादा काम किया है। ठीक है, क्लियर है? अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन के ऊपर जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो जेपी गिलफोर्ड है, क्योंकि अपसारी अभिसारी का संप्रत्यय ही गिलफोर्ड साहब का दिया हुआ है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को हम 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं, और इसको देते हुए गिलफोर्ड साहब ने एक ऐसे चक्केवाड़ा सा मामला बना के दिया, एक इस तरह का बक्सा हमें बना के दिया। आपने कई बार रूबिक क्यूब सॉल्व किया होगा बच्चों का, जिसमें हर तरफ अलग अलग रंग बने हुए रहते हैं, 9 उसके अंदर एक सेट बना हुआ रहता है। इसकी बात इस तरह का मामला गिलफोर्ड ने किया, इसलिए गिलफोर्ड के इस मामले को मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। गिलफोर्ड के टेक्निकल टीम थोड़ा पानी की व्यवस्था करवा दो, ठीक है? मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट की बात यहां पर हो गई। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने इसकी बात करी थी। अब गिलफोर्ड के इस सिद्धांत में 3 चीजें काम की हैं जो आपको याद रखनी है: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन, याद करो। पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक। होता क्या है वहां पे? संक्रियाओं के होने से पहले की अवस्था, यानी दिमाग जब ऑपरेशन नहीं कर पा रहा, दिमाग जब चीजों के ऊपर कार्य नहीं कर पा रहा, उससे पहले की अवस्था, और दिमाग जब चीजों पर कार्य कर ले उसके बाद की अवस्था, संक्रिया यानी ऑपरेशन। विषय वस्तु यानी कंटेंट, वो कौन सी इकाई, वो कौन से एकांश है जिसके आधार पर व्यक्ति संक्रियाएं करता है, वो कहलाती है विषय वस्तु। ठीक है? और उत्पादन यानी कि रिजल्ट या प्रोडक्ट। विषय वस्तुओं को साथ में रख के उसके आधार पर प्रोडक्ट या रिजल्ट क्या निकला, या रिजल्टेंट क्या आया, या परिणाम क्या आया, ये 3 बातें बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? आ जाओ। सबसे पहले जानते हैं संक्रिया। तो संक्रिया के अंदर ये 6 चीजें हैं। कौन कौन सी है बताओ भाई? संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और आपका मूल्यांकन। ठीक है? संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। तो देखो इनके अंग्रेजी नाम भी देख लो। क्या हो गया भाई? क्या क्या बात आ गई? समझ में आ रहा है सबको? 150, 120, 180, 2 मिनट रुक जाओ, उसकी बात करेंगे। तो ये एकदम डिटेल में क्लियर कर लेंगे चीज को। 1987 में जब गिलफोर्ड साहब का देहांत हो गया था ना, उसके बाद गिलफोर्ड की आखिरी किताब आई थी। इस चीज पर रीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और रीट ने क्वेश्चन में गलत आंसर दे दिया था। इसके कारण 1960 में जो गिलफोर्ड की किताब आई थी, उस पर हमारी टीम ने, हम लोगों ने काफी एग्जॉस्टिव रिसर्च किया उस किताब को देखकर, उस किताब में पढ़ के, और वहां से आपको ये चीजें मिल गई थी। आओ अभी देख लेते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनो। संज्ञान का मतलब है कॉग्निशन, स्मृति अभिलेख का मतलब है मेमोरी रिकॉर्डिंग, स्मृति धारण का मतलब है मेमोरी रिटेंशन, परंपरागत चिंतन यानी कि वो चिंतन जो नॉर्मली आप लोग करते हो, अभिसारी चिंतन, ठीक है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, गैर परंपरागत डाइवर्जेंट थिंकिंग, और मूल्यांकन यानी कि उसका इवैल्यूएशन। ये चीजें संक्रिया यानी कि मनुष्य के दिमाग में जो एक्टिविटी होती है वो इन्हीं चीजों के अंतर्गत होती है। या तो वो परंपरागत चिंतन करेगा, या वो गैर परंपरागत चिंतन करेगा, ध्यान से सुनो, या दिए गए तथ्यों का मूल्यांकन कर लेगा, या स्मृति में चीजों को देखेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, या फिर उनका रिटेंशन करेगा, धारण करेगा, या फिर संज्ञान में या कॉग्निशन में चीजों को ले लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये जो संक्रियाएं वो व्यक्ति कर रहा है, जो ऑपरेशंस वो व्यक्ति कर रहा है, वो किसके आधार पर कर रहा है? वो कुछ विषय वस्तुओं के आधार पर कर रहा है। विषय वस्तु का मतलब सर, विषय वस्तु का मतलब अपने दिमाग के कुछ तंतुओं का प्रयोग करके या तो चीजों को देखेगा विजुअल सिस्टम से, या चीजों को सुनेगा, ठीक है, या फिर संकेतों के आधार पर समझने की कोशिश करेगा चीजों को, या फिर शब्दों के आधार पर, या फिर व्यावहारिक स्तर पर चीजों को समझने की, ग्रहण करने की, देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस पे। अब विषय वस्तुओं के प्रयोग करके जो संक्रियाएं हुई, उन संक्रियाओं का एक रिजल्ट आया, एक उत्पादन आया, एक प्रोडक्ट आया। वो प्रोडक्ट एक इकाई हो सकती है, यूनिट, एक वर्ग हो सकता है, एक संबंध रिलेशन हो सकता है, एक पद्धति, एक सिस्टम हो सकती है, प्रत्यावर्तन हो सकता है, या फिर आशय हो सकता है किसी भी चीज का। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आई। इसका मैं एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं, एक सेकंड। हेलो, आ रही है आवाज आप तक? देखो अब सुनो, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके 4 + 3, ध्यान से समझो जेपी गिलफोर्ड का मॉडल कैसे काम करता है। 4 + 3 लिखा हुआ है बराबर व्हाट, मुझे नहीं पता क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करो। ये 4 क्या है? ये एक संकेत है। ये 3 क्या है? ये भी एक संकेत है। इन संकेतों को आपने जैसे ही स्मृति में लिया, आपके दिमाग ने संक्रिया शुरू कर दी कि भाई साहब इस संकेत का क्या मतलब होता है, इस संकेत का क्या मतलब होता है। और फिर जैसे ही ये संक्रियाएं शुरू करी, ये संक्रियाएं हुई, दिमाग ने कहा कि भाई ये 4 + 3 इसका मतलब होता है 7, और आपने इनमें से एक उत्तर दे दिया। वो संबंध भी हो सकता है, वो पद्धति क्वेश्चन के ऊपर होने वाली संक्रिया या होने वाले ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से रटने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार इसको देखोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये कार्य कैसे कर रहा है ये आपको पता चला। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर 180 होते हैं क्या, ये क्या होते हैं? तो सुनो, ये क्वेश्चन रीट एक बार पूछ चुका है, और इस कारण कई बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हुआ कि साहब इसका उत्तर का सही, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर वो 180 वाले डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, आओ। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल के अनुसार किसका भाग है? तो सोचो
क्या देखना और सुनना एक कंटेंट है या देखना और सुनना एक संक्रिया है? प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता। बताओ। मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन में भी अंतर बताऊंगा, चिंता मत करो। बताओ। विषय वस्तु, जाहिर सी बात है, ज्यादातर विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। अब आते हैं गिलफोर्ड के मॉडल प्रकोष्ठ की बात करने के लिए। शुक्रिया भाई। गिलफोर्ड के मॉडल प्रकोष्ठ के ऊपर अपन अब बात करते हैं। तो मित्रों, रीट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था लेवल 2 2012 में, आरटेट की परीक्षा में, और पूछा था गिलफोर्ड के मॉडल में टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल प्रकोष्ठ कितने हैं, और उत्तर उन्होंने माना था 120, क्योंकि ऑप्शन में 120 ही दिया हुआ था। अब ध्यान से सुनो, 60 के दशक में जब गिलफोर्ड सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, तब ध्यान से सुनना, मैं आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस चीज को लेकर आपके। तब दृश्य और श्रव्य दोनों एक ही विमा के अंतर्गत आते थे, यानी इन दोनों को सेपरेट नहीं किया था उसने। और तब ना ही उसने स्मृति अभिलेखन और स्मृति धारण को सेपरेट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर उत्पादन की इकाई में कितने प्रकोष्ठ हुए? 1 2 3 4 5 और 6 7 6 हो गए। यहां कितने हो गए? 1 2 और 3, और दृश्य श्रव्य दोनों मिलकर एक ही है, कितने हो गए सर? 4 हो गए। क्लियर? इधर कितने हुए? 1 2 3 4 5, स्मृति अभिलेखन स्मृति धारण 5। तो उस वक्त जब पहली पहल गिलफोर्ड ने मॉडल दिया तो मामला कितना बना? मामला बना साहब 5 गुणा 4 गुणा 6। कितना होता है भाई बता दो? 5 का 20, 120। कालांतर गिलफोर्ड ने अपने कॉन्सेप्ट में संशोधन किया, और संशोधन करके गिलफोर्ड ने बताया कि सर दृश्य और श्रव्य दोनों अलग अलग करो, क्योंकि देखना एक अलग कॉन्सेप्ट है और चीजों को सुनना एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर कर दिए गए 5 कालांतर। तो 5 गुणा 5 गुणा 6 कितने हो गए? 150। 1986 के आसपास, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ लोग कहते हैं कि गिलफोर्ड के देहांत के बाद उनके वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कुछ कहते हैं कि देहांत से पहले पब्लिश हो गए थे, हालांकि 80s के एंड में गिलफोर्ड का देहांत हो गया था। वहां गिलफोर्ड ने इसको भी चेंज कर दिया, बोला स्मृति अभिलेखन अलग है, स्मृति धारण अलग है। मेमोरी रिकॉर्डिंग का अभिप्राय है कि आपके दिमाग में जो भी, दिमाग का मतलब आपके सामने जो भी विषय वस्तु, जो भी तथ्य आए, आपने एज इट इज उनको रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है? ठीक है, ना तो उनका कोई अभिप्राय पता है आपको, ना कुछ उनसे आपको कोई लेना देना, आपने बस उसको दिमाग में छाप लिया, जिसको हम कहते हैं रोट लर्निंग के जरिए छाप लिया। रिटेंशन का मतलब है कि आप कोई चीज को किस आधार पर इस स्टेज पर ले जाते हो, किस तरह से उसका इस प्रकार से उपयोग करते हो कि भविष्य में उस स्मृति में धारण करी हुई या स्मृति के अंदर रिकॉर्ड करी हुई चीजों को रिकॉल करके रिटेंशन के साथ उसका उपयोग किया जा सके, वो आपका मेमोरी रिटेंशन या स्मृति धारण के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर गिलफोर्ड साहब ने बोला कि ये 5 है, अटकता होगा भाई, यहां 6 हो गए, सॉरी, अब 6 हो गए, इधर कितने हो गए? 5। तो 6 गुणा 5 गुणा 6 करो, चलो, 6 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 180। अब इसका उत्तर है 180। एनसीईआरटी में भी 180 ही दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, दिक्कत क्या है? आप लोग इसको ऐसे रट लेते हो, 120 भी हुआ है, 50 भी हुआ है, 180 हुआ है। नहीं, बोर्ड ने जब आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें 120 से ऊपर के 150 और 180 ऑप्शन ही नहीं थे। तो हो सकता है जिस परीक्षक ने पेपर बनाया होगा उसने गिलफोर्ड के पुराने मॉडल को आधार बना के प्रश्न दे दिया। लेकिन आपको यह याद रखना है, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आए 120 150 180 तीनों ऑप्शन में अगर दिए हुए हो, तब आप क्या लिखोगे? बोलो 180। क्या लिखोगे? 180। क्लियर, डंका की चोट पर 180 लिखोगा। 120 और 150 सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के अभाव के कारण दिए गए फैक्ट्स हैं। हो सकता है आपके बोर्ड वालों के पास जो भी जिस भी सोर्स से उन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा उस सोर्स में ये वाली बात नहीं लिखी होगी, तो उन्होंने 180 मान लिया। लेकिन आपको यह तय करना होगा, पता होना चाहिए आपको कि 180 जो है वही आंसर है, 120 या 150 नहीं है। क्लियर है? आ जाओ।